हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, कल पढ़ रहे थे हम एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल किस चैप्टर का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कुछ नेम रिएक्शंस जिनके थ्रू हम काफ़ी कन्वर्जन्स को भी क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए फॉर प्रिपेयरिंग हमारे पास हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, पहले तो हमारे पास वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में आप क्या करते हैं कि आप हमारे किसी भी एल्काइल हैलाइड का यूज़ करेंगे और उस एल्काइल हैलाइड से आपको क्या बना देने हैं, फर्दर आपको एल्केन बना देने हैं, हाइड्रोकार्बन्स को प्रोड्यूस कर देना है। दैट मीन्स आप एल्काइल हैलाइड को जब रिएक्ट कराएंगे सोडियम में के साथ इन ड्राई ईथर, तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, डबल होंगे नंबर में जो आप इनिशियली अल्काइल हैलाइड लेके चले हैं। कैसे होगा, देखिए कि RX आपके पास कोई भी आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ऐसा ही एक और हैलाइड अल्काइल हैलाइड, यानी उसके क्या ले लीजिए, दो आप क्या ले लीजिए, मॉलिक्यूल्स ले लीजिए और दो आपके पास क्या ले लीजिए, आप Na ले लीजिए। तो क्या होगा, एक RX है, दूसरा RX है, दोनों के x आएंगे, 2x आ जाएंगे और 2x के साथ 2Na कंबाइन होके NaX, यहाँ पे x क्या हो सकता है, Cl होगा, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl। और आपके पास R ने बॉन्ड बना के क्या बना लिया, एक हाइड्रोकार्बन। R एक कार्बन होगा, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा या एक लंबी चेन होगी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, R और R ग्रुप बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखिए CH3X लिया था, CH3Cl लिया था, मान लीजिए CH3Cl लिया था और इसके दो मॉलिक्यूल्स को Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की अगर प्रेजेंस ली तो मेरे पास CH3CH3 बन जाता है और दो NaCl बाहर निकल जाते हैं। यहाँ ये जो फॉर्म हुआ है इसको हम बोलेंगे ईथेन। यानी कि आप मीथेन से ईथेन कैसे बना सकते हो, आप सबसे पहले क्या लेंगे, आपको एल्काइल हैलाइड की रिक्वायरमेंट है, तो आप मीथेन का कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बनाइए और उसके अंदर सोडियम डाल के ड्राई ईथर डाल दीजिए। अब ये जो एक CH3 है, ये ऐसे ही अपने एक और CH3 के साथ कंबाइन होकर अपनी कार्बन चेन को बढ़ा लेता है और हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर देता है। ये थी हमारे पास वुड्स रिएक्शन। अब इसी से सिमिलर एक रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब देखिए, वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक जस्ट स्मॉल सा डिफरेंस आता है, वो ये कि यहाँ पे एक तो अराइल टाइप का सिस्टम होता है और एक हेलो एल्केन टाइप का, मतलब ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एरीन है और उसके बीच में Na आपके पास एज अ ज्वाइंटर, एज अ मीडिएटर के तौर पे वर्क कर रहा है। तो यानी कि यहाँ क्या करेगा कि आपके पास 2Na जो यहाँ पे यूज़ होंगे वो इन X को तो बाहर निकाल के ले जाएंगे और हमारे पास एक आपके पास साइक्लिक चेन और आपके पास R ग्रुप क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। इस वजह से इस रिएक्शन का नाम है वुड्स। वुड्स ने क्या किया था, सिर्फ R ग्रुप को लिए थे, जो कि सारे क्या थे, एल्केन टाइप के सिस्टम थे। अगर इनमें आपके पास कोई भी साइक्लिक टाइप का, अरीन टाइप का सिस्टम आ जाता है तो फिटिग रिएक्शन उसमें काउंट हो जाती है, यानी वुड्स और फिटिग। वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक एल्केन वाला पार्ट और एक अरीन वाला पार्ट, ठीक है। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में आप क्या लोगे, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का यूज करोगे, जिससे आपको एक एल्काइल अरीन टाइप का सिस्टम मिलेगा। देखिए, एल्काइल और अरीन, तो एल्काइल अरीन टाइप का सिस्टम मिला और आपने ट्रीट किसके साथ किया था, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के किया था। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सिंपली आप क्या करते थे, एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स लेते थे और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेते थे और आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन मिल जाता था। पर वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आप एक मिक्सचर ले रहे हो किस चीज़ का, एल्काइल हैलाइड का और एराइल हैलाइड का, और जब उनको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लोगे तो आपको एल्काइल अराइल टाइप का एक सिस्टम मिल जाएगा विद NaX सॉल्ट के साथ, और इसी को आप क्या बोलते हो, वुड्स फिटिग रिएक्शन। आगे देखिए, आगे हमारे पास फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब फिटिग रिएक्शन में हम जनरली क्या फिटिग वर्ड किस लिए आया था, अराइल सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे कोई वुड्स नाम का यूज नहीं हुआ है, दैट मीन्स कोई भी अल्काइल टाइप का सिस्टम नहीं है तो क्या है, दोनों अराइल टाइप के ग्रुप हैं और वो जॉइंट हो रहे हैं वाया किसके यूज से, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी आप यहाँ क्या लोगे, दो अराइल ग्रुप्स लोगे सेम,
उनको Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डालोगे और आप उन दोनों एराइल ग्रुप्स को क्या कर दोगे, ज्वाइंट करा दोगे। तो ऐसे सिस्टम में आपके पास क्या बनते हैं, डाई एराइल सिस्टम्स बनते हैं। आप देखोगे ना यहाँ डाई फिनाइल हैं, ऐसे ही डाई साइक्लोपेंटाइल सिस्टम भी बन सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि आपके पास साइक्लिक सिस्टम कितनी रिंग का है। यहाँ पे आपके पास फिनाइल्स थे जो आपस में जुड़ रहे थे, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, डाईफिनाइल सिस्टम। यानी हमें इन जनरल बात करें तो यहाँ डाई अराइल ग्रुप्स आपके पास ओब्टेन्ड होते हैं। आपको यहाँ क्या ओब्टेन्ड हो रहे थे आपको वुड्स फिटिंग में, अल्काइल अरीन टाइप का सिस्टम, और वुड्स रिएक्शन में आपको हाइड्रोकार्बन्स दैट मीन्स एल्केन टाइप का सिस्टम में आपको ऑब्टेन हो रहा था। तो फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और वुड्स रिएक्शन में बस डिफरेंस यही होता है कि आप जो दो मॉलिक्यूल तो आपको कंसिडर करने हैं, वो दो के दो एल्काइल हैं, अराइल हैं, या एक एल्काइल एक अराइल है। आपको रिएजेंट जो होगा वो Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही रखना है। प्रोडक्ट आपका वेरी करता रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक तरीके की कम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर कंबाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं हेलो एरीन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनके द्वारा जो प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किन किन रिएक्शन के अंडर को जाते हैं। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम हेलो एल्केन्स के रिगार्डिंग। हेलो एल्केन्स के लिए देखिए हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ी हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, उनके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़े हम आपने। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप प्रीवियस वीडियोस तक पहुंच सकें और सारे कंटेंट को देख सकें। तो इसीलिए अब हमें पढ़ना है हेलो एरीन्स के बारे में कि हेलो एरीन्स जो इस टाइप का सिस्टम होता है हमारा, उनमें किस टाइप की रिएक्शन होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, और होती हैं तो उनके पीछे का रीज़न क्या है और वो किन किन कंडीशंस में होती हैं, उनके बारे में सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स से। तो देखिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने एक बात देखी थी कि ये जो बेंजीन टाइप का सिस्टम है ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। एरोमेटिक क्यों था, क्योंकि ये साइक्लिक था, प्लेनर था, कॉन्जुगेशन भी थी, और यहाँ पे हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी, इसको हक्कल रूल बोलते हैं, उसको फॉलो कर रहा था। यानी ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक था। अब ये सिस्टम अपनी एरोमेटिसिटी के कारण बहुत स्टेबल है, ये अपने आप में स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को नहीं खोना चाहता। तो जैसे ही इसकी, आपको पता है बेंजीन में क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कुछ इस तरीके से। तो ये क्लाउड किस वजह से होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घूमते रहते हैं। तो क्या है कि अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लविंग चीज़, मतलब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करने वाला कोई भी अगर आपके पास बाहर से रिएजेंट आता है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन से कोई ना कोई प्यार करने वाली चीज़ आएगी जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती होगी, दैट मीन कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करना है किसी को। तो देखिए अगर अब बाहर से कोई स्पीशीज़ आ रही है तो वो कहीं ना कहीं इस रिंग के जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस साइकिल को डिस्टर्ब करेगी, और बेंजीन अपने आप को स्टेबिलिटी से हटाना नहीं चाहता। तो कोई भी चीज़ अगर इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगी तो रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हमने पढ़ा था कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हमारे पास बेंजीन में, वो बहुत स्लो होता है। वो स्लो क्यों होता है, अब हम उसको जानेंगे कि क्यों हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसमें ये रिएक्शन जो है क्लोरोबेंजीन, आयोडाबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दैट मीन्स कोई भी अराइल जो सिस्टम है आपके हेलोएरीन सिस्टम, उनके केस में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो स्लो क्यों होती है। अब हम उसका रीज़न पता करेंगे कि वो किस रीज़न की वजह से हो रहा है।
तो देखिए अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, मतलब उसके पास खुद के पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद कैरी करने वाला सब्सटेंस, यहाँ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड जिसके अंदर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगे हुए हैं, उनके पास वो क्यों नहीं आना चाहता। आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। जो एक बेसिक सा रीज़न है जिस वजह से हम इसको समझ सकते हैं वो ये है कि आपके पास बेंजीन के पास अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है इनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर अपने क्या करते हैं, अपनी रिंग के अंदर बाय रेजोनेंस क्या कर देते हैं, डिलोकलाइज कर देते हैं। तो रिंग के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और सेम चार्जेस अपने आप को एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आप खुद देखिए न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या चाहिए, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसके पास खुद ही एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ऐसी स्पीसीज के पास क्यों आना चाहेगा जो कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करती हो, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव है, स्पीशीज के पास भी नेगेटिव होगा, तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे ना। तो इसका सबसे बेसिक रीज़न तो यही है कि ये रिएक्टिव नहीं होते एराइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करने में। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, पॉसिबल है यहाँ पे रिपल्शंस आ जाती हैं, जिस वजह से जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है। देखिए इसका इम्पोर्टेंट रीज़न यही है कि जो पॉसिबल रिपल्शंस आप उसको फेस करनी पड़ती है कि जो एक्स है आपके पास, जो हेलोजन है उनके पास लोन पेयर है, और वो लोन पेयर वाया रेजोनेंस आपके पास क्या होते हैं, सारी रिंग में डीलोकलाइज हो सकते हैं। अब देखिए आप देख पा रहे हैं ऑर्थो पैरा पोजिशन के थ्रू आपके पास रिंग में सारे कहीं क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में आ गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि कोई न्यूक्लियोफाइल जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के आया, नेगेटिव चार्ज लेकर के आया है, वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या कर देंगे, दूसरे को रेपेल कर देंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा रीज़न देखिए, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। अब आपको हमने पढ़ा था जब हमने अल्काइल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है, आइदर SN1 और SN2। तो SN1 रिएक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ये लिविंग ग्रुप जाता है और वहाँ क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन। तो मान लीजिए कि यहाँ भी पहले लिविंग ग्रुप गया तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। जब तक ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, रिएक्शन चाहती है कि वो ये स्टेबल बना है तो प्रोडक्ट क्या पता इससे ज़्यादा स्टेबल बने, तो रिएक्शन आगे कहीं ना कहीं फर्दर प्रोसीड करती है। पर अगर हमारे पास इंटरमीडिएट ही स्टेबल नहीं बना तो वो इस बॉन्ड को तोड़ना ही नहीं चाहेगी, और अगर लिविंग ग्रुप नहीं जाएगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा। इसी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स में कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, या बोल सकते हैं हम ना के बराबर यहाँ पे रिएक्टिविटी देखने को मिलती है। अब ये फिनाइल केटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं था, इसका इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द अनरिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए अब थर्ड है कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, कि अब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें समझना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन, क्या रीज़न है जिस वजह से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड नहीं टूट पा रहा और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक नहीं कर पा रहा है। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ये मैंने लिया है कोई हेलो एल्केन टाइप का सिस्टम, और जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की तभी हमने ये बात देखी थी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में फ़र्क क्या है। हेलोजन दोनों में कार्बन से ही जुड़ा है, पर ये जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो sp3 कार्बन है तो वो हेलो एल्केन्स कहला रहे थे, और अगर जिस कार्बन से X जुड़ा है वो sp2 कार्बन है तो वो क्या कहलाएंगे, हेलो एरीन्स। आप देखिए एक है sp3 कार्बन, कैसे हाइब्रिडाइजेशन हमने काउंट की, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकाली, S को आप एज इट इज रखिए, S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, 4 ऑर्बिटल फिल कर रहे हैं, एक ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं, एक S और P के कितने 3, तो sp3 हो गए फिल, 3 और 1 4 ऑर्बिटल, 4 सिग्मा बॉन्ड। आगे देखिए इसमें भी इसी तरीके से sp2 है। अब हमें ये देखना है परसेंटेज S करेक्टर कि टोटल में से परसेंटेज S की कितनी है। तो देखिए 2 + 1 टोटल कितने हैं 3,
और 3 में से S का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1। 1/3 इंटू 100 इज 33.33%, यानी यहाँ S का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 33.3% है। जबकि मैं यहाँ बात करूँ तो 3 + 1 4 और S कितना है 1। 1/4 इंटू 100 इज 25%। अगर sp3 कार्बन और sp2 कार्बन का परसेंटेज एस करेक्टर देखा जाए तो यहाँ परसेंटेज एस ज़्यादा है। परसेंटेज एस मतलब यहाँ का जो कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का परसेंटेज एस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एप्लीकेबल है। दैट मीन्स न्यूक्लियस ने उस कार्बन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर से खींच रखा है। अगर न्यूक्लियस उसको ज़्यादा पावर से खींचेगा तो अब जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो उनके बीच में कम हो जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी परसेंटेज एस करेक्टर से हम क्या समझ सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ तभी तो बढ़ेगी जब छोटा बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ परसेंटेज एस ज़्यादा है, बॉन्ड छोटा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ बॉन्ड उतना छोटा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लंबा बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। तो इस वाले बॉन्ड की अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाएगा, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आके अटैक कर पाएगा और जुड़ पाएगा। हैंस हम बोल सकते हैं हेलो एल्केन की बजाय हेलो एरीन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ये हमने इनके क्या लिख दिए हैं, पिकोमीटर्स में इनकी बॉन्ड लेंथ लिखी है कि बॉन्ड लेंथ देखिए आप हेलो एल्केन की ज़्यादा है, हेलो एरीन की कम है। और छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई या या बोल सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव आपको हीट देनी पड़ती है, या फिर आपको रिएजेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, फिर भी आपको यील्ड उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो इसलिए हम हेलो एरीन्स को क्या बोल सकते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब देखिए, रेजोनेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई फॉर द लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि हेलो एरीन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसके, हैलोजन एटम के, वो कॉन्जुगेशन में होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यों हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर पा रहा, क्योंकि वो रेजोनेंस से जो लोन पेयर हैं एक्स के, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के, वो सारी रिंग में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा रिंग के अंदर हो जाती है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाता। तो ये इस तरीके से आप एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं ये दिखाने के लिए कि आपके पास ऑर्थो पोजीशन, जस्ट नेक्स्ट वाली ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप एक तरीके से और भी समझ सकते हो कि अब देखिए जैसे ही रेजोनेंस आई, ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, उसके साथ साथ आप एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं कि यहाँ एक डबल बॉन्ड और इंट्रोड्यूस हुआ है। देखिए हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आपको पता है डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड छोटा है, और बॉन्ड छोटा है तो आसानी से टूट नहीं पाएगा, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएगा। सो दैट वन ऑल्सो द रीज़न कि रेजोनेंस से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हेलो एरीन्स में किस तरीके से डिफ़िकल्टी आती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि CCl बॉन्ड क्या करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ स्लो है। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो है तो क्या रिएक्शन हम करा सकते हैं, तो मोर प्रोनाउंस्ड या बोल सकते हैं मोर इजीली कोई रिएक्शन अगर हो पा रही है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, यानी कि उसके पास खुद के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज आएगी जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट या कमी वाली, जिसके अंदर खुद के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो स्पीशीज आएगी, और यहाँ पे हमारे पास जो रिंग के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको जाके अटैक कर लेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये सब कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे किसमें, हेलो एरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आगे देखिए
रिप्लेसमेंट ऑफ Cl बाय OH ग्रुप। अब एक नेम रिएक्शन होती है जो काफ़ी पॉपुलर है, इसको हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ये भी एक टाइप की रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो Cl है, हेलो एरीन्स में जो Cl है, अगर हम उसको OH से रिप्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स फिनोल टाइप सिस्टम बना देते हैं, तो वो किस प्रोसेस से होता है, क्या रिएजेंट लगता है, क्या कंडीशंस आप वहाँ यूज़ करते हो, उस रिएजेंट को कंडीशन को हमें पढ़ना है। देखिए डाउस प्रोसेस क्या होगा कि आपके पास ये सिस्टम है, फिनाइल क्लोरोबेंजीन टाइप का सिस्टम है। इसके अंदर अगर आप NaOH एट 623 और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा आपके पास, फिनोल बन जाएगा। ठीक है, ये डाउस प्रोसेस है। आप एज इट इज़ इस रिएक्शन को रिमाइंड करके रखेंगे, फर्दर कन्वर्जन्स में ये बहुत हेल्पफुल रहती है। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अब कि जो प्रोसेस है कि अब मान लीजिए आपने यहाँ OH लगाया हुआ था, आपने रिप्लेस करके OH लगाया। अब ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं कहीं ना कहीं, तो क्या वो रेट को अफेक्ट करेंगे, क्या किस तरीके से हमारे पास जो अमाउंट फॉर्म हो रहा है या कितने इजीली हमारे पास रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्या उसको अफेक्ट करेगा इस एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का आना। तो यस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस रिएक्शन में का जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बन एनायन बनता है। कैसे कि जो ये NO2 है, ये जो NO2 है, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इसका खींचने की टेंडेंसी रहती है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब आपको पता है Cl ने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे कहीं बढ़ाई हुई थी और NO2 ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया। अब ये जो डाउस प्रोसेस था, ये एग्जाम्पल था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट तो बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो OH माइनस जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, वो कैसे आएगा जब तक Cl यहाँ से रिमूव ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रखी थी ना, तो क्यों ना इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ख़त्म करने वाली चीज़ को लाया जाए। दैट मीन्स अगर OH को अटैक करना है, नेगेटिव चीज़ को अटैक करना है, तो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी तो बनानी पड़ेगी, और डेफिशिएंसी क्रिएट कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप बढ़ाते जाओगे, रिंग में उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, और न्यूक्लियोफाइल जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो ईजिली अप्रोच कर पाएगा और Cl का रिमूवल हो पाएगा। हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों स्लो थी हमारे पास हेलोएरिन्स में, क्योंकि आपके पास एक्सेस में क्या आ गई थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई थी, जिस वजह से OH जो है अप्रोच नहीं कर पा रहा था। पर इस NO2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया, जिसके कारण OH बहुत आसानी से अप्रोच कर पाया, Cl का रिमूवल हो पाया, OH अटैच हो पाया। अब हमने क्या किया, अभी तो एक NO2 लगाया था, 2 NO2 लगाए, 3 NO2 लगाए, तो हमने क्या देखा, जितने ज़्यादा हम NO2 लगाते गए उतना ईजिली, उतनी कम हमारे पास विग्रस कंडीशन की रिक्वायरमेंट कम हुई। आपने पहले देखिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस यूज़ की थी विदाउट यूजिंग NO2, धीरे धीरे वो जो विग्रस कंडीशंस थी वो कम होती गई। देखिए टेम्परेचर 443 से 368 सिर्फ रिक्वायरमेंट थी, उसके बाद सिर्फ वार्म करना पड़ा, हल्का सा गर्म करते ही रिएक्शन अपने आप हो गई, प्रोसीड कर गई, और क्या बना आपको 246, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 246 ट्राई नाइट्रो, और OH है तो फिनोल, 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपको मिला, जिसको आप क्या बोलते हो, पिक्रिक एसिड, जो कि येलो कलर की एक एसिड है और जो कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है। एसिडिक जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ ये NO2 ग्रुप क्या कर रहे हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, जिस वजह से इस H पॉजिटिव का निकलना इजी हो जाता है। आपने हमेशा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके बेसिक करेक्टर को बढ़ा देते हैं। तो जो इफेक्ट है NO2 का, वो प्रोनाउंस कर देता है हमारे पास OH के आने को, और ये जो इफेक्ट है ये सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे ही है, यानी कि आपके पास जो NO2 ग्रुप है उसका जो माइनस, आपको पता है NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका -I इफेक्ट भी लगता है और -R इफेक्ट भी लगता है। और हमें ये पता है कि -I इफेक्ट तो कहाँ कहाँ लगता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा,
तीनों पोजीशंस पे आपका लगता है, पर जो -r या +r इफेक्ट जो होता है वो मेटा पोजीशंस पे नहीं लगता। आपने देखा था जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जब मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया था, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आया था, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे ये आर वाला जो इफेक्ट है वो नहीं लगता, जिस वजह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो होते हैं मोर प्रोनाउंस्ड हम यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। अब जो NO2 ग्रुप है वो शोज इट इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट एट मेटा पोजिशन। तो इस क्वेश्चन में आप क्या रिप्लाई करेंगे कि NO2 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसका -I और -R दोनों इफेक्ट होते हैं, और रेजोनेटिंग इफेक्ट में हमेशा हमें रेजोनेंस के जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वहाँ हमें नेगेटिव चार्ज जो है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ऑब्जर्व होता है, मेटा पे ऑब्जर्व नहीं होता, जिस वजह से जो NO2 है उसका आर इफेक्ट जो है कंसिडरेबल नहीं है मेटा पे, जो कि वहाँ जाके मेटा पे सिर्फ -I रह जाता है, जिस वजह से NO2 का मोर प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पे कंसिडर किया जाता है, नॉट मेटा पोजिशन। आगे देखिए, आगे हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या है, अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कोई इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और वो बेंजीन पे या फिर हेलोजन एटम्स पे आके अटैक कर देगा और आपके पास क्या कर देगा, ऑर्थो पैरा पे आके सब्स्टिट्यूशन कर देगा और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ ये जो एक्स है, ये जो हेलोजन्स हैं, ये क्या हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब आप लोगों के माइंड में क्वेरी आ रही होगी कि एक्स के पास तो ये हमारे पास जो हेलोजन है उनके पास तो लोन पेयर हैं, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देखिए हर बार बढ़ रही है, हेंस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। पर इनकी एक और प्रॉपर्टी भी तो है, इनकी लोन पेयर प्रॉपर्टी के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इनकमिंग स्पीशीज को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, अटैक करने के लिए कैपेबल बना रहे हैं या डीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा तो हैं पर क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हैं। इसके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने का रीज़न क्या है कि जो एक्स हैं इनके पास लोन पेयर तो हैं, पर ये हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ भी हैं। दैट मीन्स इनका कैसा इफेक्ट भी है, -I टाइप का भी, खींचने के वाला भी इफेक्ट है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचते भी हैं, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस डेफिशिएंसी के कारण ही जो हमारे पास इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आके अटैक और ही ज़्यादा इजीली कर पाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे ये तो हमें समझ में आया है कि इनके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है किस वजह से, इनके लोन पेयर्स की वजह से, और डीएक्टिवेटिंग है किस वजह से, इनकी -I इफेक्ट, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पोजेस करते हैं इस प्रॉपर्टी के कारण। अब देखिए कि हमारे पास जो इनका रीज़न है वो किस वजह से है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्ट अंडरगो करते हैं, वो इसी वजह से क्योंकि इनका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो नेचर है -I इफेक्ट का, वो कहीं ना कहीं प्रोनाउंस कर जाता है, वो बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से अटैक कर पाता है। दैट मीन्स उसने लोन पेयर ने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी थी, इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक करा, पर कहीं ना कहीं डीएक्टिवेटिंग जो नेचर है आपका किसका, हेलोजेंस का, वो कहीं ना कहीं प्रोनाउंस होने लगता है, जिस वजह से हमें बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि रिएक्शन अकर हो। अब देखिए, आप इसको मैं ओवरऑल समराइज कर देती हूँ आपके लिए। हमने क्या पढ़ा अब तक कि हेलोजेंस क्या हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। क्यों है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स हैं और उन लोन पेयर्स में से क्या हो रही है, रेजोनेंस में जा रहे हैं और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव चार्ज ही चाहिए, तो वो इजीली अटैक कर सकता है। पर हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ क्या है, डीएक्टिवेटिंग भी हैं ड्यू टू देयर -I इफेक्ट। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे, कहीं ना कहीं रिंग में ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हमें थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन, थोड़े हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर कंडीशंस को यूज़ करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन्स में आसानी से हो सके।
तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्यों हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोएरिन्स में आपको ड्रास्टिक कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हैं पर डीएक्टिवेटिंग भी हैं, क्योंकि उनका माइनस आई इफेक्ट है, जिस वजह से ये रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और आने वाली चीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसको उतने इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से हमें थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस को यूज़ करना पड़ता है। देखिए पहली रिएक्शन है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन। तो Cl2 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ऐड होगा, और ऑर्थो पोजिशन की बजाय जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों ग्रुप हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, कोई रिपल्शन इनके बीच में नहीं है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा प्रोडक्ट होगा। तो क्या है यहाँ पे, इसका नाम देखिए 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,2,3,4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये थी आपके पास हेलोजिनेशन कि जब भी आपके पास किसी भी एनहाइड्रस AlCl3 दैट मीन्स कोई भी लेविस एसिड के केस में अगर आप Cl2 डालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई तो इसको चाहे थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए फटाक से अटैक कर देगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी तो कहीं ना कहीं Cl ने कम कर दी ना अपने डीएक्टिवेटिंग नेचर से। तो हमें अटैक करने वाले की एक्टिविटी को बढ़ाना था, विग्रस कंडीशन यूज़ करनी थी, तो हमने क्या डाल दिया, लेविस एसिड डाल दिया ताकि इसी की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। आप ऐसे समझो कि हमारे पास खाने को तो सिर्फ 1 कटोरी दाल है, पर अगर आपको भूख कम लगी है, आप कम इलेक्ट्रोफाइल हो, तो आपको क्या ले, आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा खाओगे, और ये Cl भी कहीं ना कहीं अटैच है, तो यानी कोई ऐसा बंदा भी है जो आपकी इसमें से भी खाने को छीन रहा है, मतलब Cl आपके इस कटोरी वाले खाने को भी छीन रहा है, और आप भूखे भी कम हो, तो आप क्या बोलोगे, Cl ठीक है तू ही खा ले, मैं तो थोड़ा कम ही खा लूंगा। पर एनहाइड्रस AlCl3 डालने से क्या हो गए, आप जो इलेक्ट्रोफाइल हो, आपकी भूख जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई, यानी एनहाइड्रस AlCl3 आपसे काम करवाया जा रहा है, आपसे काम कराएंगे, आपको भूख लगेगी, आप उसे 1 कटोरी को भी खा लोगे, बेशक से Cl छीनना चाहता हो, आप खा लोगे, आप अटैक कर लोगे। तो ये कुछ इस तरीके से ही है कि Cl ने बेशक से अपने माइनस आई इफेक्ट से इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रखा हो, पर जितनी बची कुची इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी एनहाइड्रस AlCl3 डालने से, तो ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भी काम चला के क्या कर लेगा, प्रोडक्ट्स बना लेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। आगे देखिए नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होगा आपके पास कि HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस जनरेट होगा, और वो NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जाके अटैक कर देगा। हैंस क्या बन जाएगा, 1 2, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गए ये हमारे पास मेजर माइनर प्रोडक्ट्स आ गए हैं। देखिए अब ये हमारे पास यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट आएगा और ये क्या आएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा। आगे देखिए सल्फोनेशन में हमने क्या ऐड करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 या ऐड करेंगे, या फिर आप ऐड कर सकते हैं H2S2O7 जिसको आप ओलियम भी बोलते हैं। तो ओलियम में क्या होगा, आपके पास ऐड होगा SO3H, और HNO3 जब ऐड करेंगे तो NO2 ऐड होगा, H2SO4 या फिर H2S2O7 ओलियम ऐड करते हैं तो SO3H आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आके जुड़ जाएगा। आगे देखिए कि आगे हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें आपको क्या करना है, CH3 का एडिशन कराना है। तो आप हेलो एल्केन में हेलो एरीन को ऐड जब करेंगे तो यहाँ से CH3 प्लस जनरेट हो जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर देगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइल ग्रुप क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल और इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो आपके पास क्या हो रहा है, इस ग्रुप ने ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाके अपना अटैक कर लिया। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे भी यही हुआ, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इसने एनहाइड्रस AlCl3 ने इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी, तो ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट्स बना लिए।
यहाँ पे भी CH3Cl से CH3 पॉजिटिव जनरेट हुआ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी, यहाँ और यहाँ पे अटैक कर दिया, प्रोडक्ट्स बना लिए। तो यहाँ तक हाँ भाई हमने कर लिया इलेक्ट्रोफिलिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोहेरिन्स। अब बाकी बची हुई लेक्चर में हम क्या करने वाले, यूजेस करने वाले हैं जो हमारे पास पॉली हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस रिएक्टिविटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उस तब तक आप सारे लेक्चर्स को कंप्लीट देखिए, वीडियोस को अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।